जय श्री राम दोस्तों। मेरा नाम है कैलाश तिवारी। आज का दिन बहुत खास है। 22 राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा या रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा की हम बात कर रहे हैं। वहीं एक नोटिफिकेशन इसरो की तरफ से आया है जो कि नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर का है। ओके, ये इसरो का ही एक सेंटर है। यहाँ पे हम देखेंगे जो शॉर्ट नोटिफिकेशन था उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको चीजें बताई थी, बट जो 35 वैकेंसीज है उसमें से देखेंगे कि रियली कितनी वैकेंसीज है एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए, और यहाँ पे हमें क्या एक लर्निंग मिलती है। जितने भी स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग है, क्योंकि जैसे मैं हमेशा आपसे कहता रहता हूँ कि जो हम चीजें चेंज होती जा रही है उसके अकॉर्डिंग हमें भी चेंज होना है। आज से कुछ टाइम पहले हमें नहीं पता था कि एआई जैसी चीज इतनी ज्यादा प्रभावी हो जाएगी ना। आज एआई कितना ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो चुका है ना। तो ये थोड़ा सा समझेंगे कि ये क्या ऐसे चेंजेस हैं, क्या चीजों को लेके आपको हमेशा कंसिडर करते रहना है या ध्यान में रखना है। सबसे पहले देखते हैं जो पहली वैकेंसी है साइंटिस्ट और इंजीनियर, जिसमें कि एग्रीकल्चर की। अब देखिए एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की रिक्वायरमेंट है, बट क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दो पोस्ट यहाँ पर है। बीएससी इन एग्रीकल्चर के साथ, उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, रिमोट सेंसिंग या फिर जीआईएस या फिर जियो इन्फॉर्मेटिक्स या उसके इक्विवेलेंट डिग्री आपकी होनी चाहिए, मतलब एमई और एमटेक। बीएससी एग्रीकल्चर की बात, ये कॉम्बिनेशन होना बहुत रेयर है। किसी का अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है तो मुझे जरूर बताइएगा। तो इसके साथ साथ क्या होता है, इक्विवेलेंट। तो अगर आपका रिमोट सेंसिंग या फिर जीआईएस में एमएससी भी है ना, तो फिर वो कंसिडर करते हैं। तो आप, ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि क्या होता है कि हम वही कन्वेंशनल जो चीजें हैं कि बीएससी करी उसके बाद एमएससी कर ली कुछ बेसिक से कॉमन सब्जेक्ट्स में, तो उसकी बजाय ना नई चीजों को करिए और जिसका एरा है ना उसके साथ करिए। आप डेफिनेटली आपके लिए आगे आने टाइम में कंपटीशन कम अपने आप कम हो जाएगा। ओके, देन दूसरी चीज देखिए, यहाँ पे तो फॉरेस्ट्री एंड इकोलॉजी है। तो ये तो बहुत ही इजी है। यहाँ पे जिन भी स्टूडेंट्स का एमएससी इन बॉटनी या फिर फॉरेस्ट्री है और बीएससी इन बॉटनी फॉरेस्ट्री या इकोलॉजी है वो यहाँ पे एलिजिबल है। जियो इन्फॉर्मेटिक्स की बात करेंगे तो बीएससी इन फिजिक्स मैथ्स और एमएससी इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स। यहाँ पे ये रिमोट सेंसिंग का है। ये बीटेक बीई बीटेक वाला था, उसको छोड़ देते हैं। साइंटिस्ट इंजीनियर जियो फिजिक्स, ये भी एग्रीकल्चर के लिए नहीं। अब ये देखते हैं सॉइल साइंस वाला। तो यहाँ पे 4 वैकेंसीज है। बीएससी इन एग्रीकल्चर, बी एमएससी इन सॉइल साइंस और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और इक्विवेलेंट। मतलब यहाँ पे जिनका भी एमएससी सॉइल साइंस में है वो सारे स्टूडेंट एलिजिबल हैं। तो मैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो बहुत अच्छे से सॉइल साइंस में जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और बहुत अच्छी उनकी प्रिपरेशन भी रहती है, इवन फॉर द जेआरएफ और हम कह सकते हैं पीएचडी के लिए। तो वो सारे स्टूडेंट्स इसको जरूर फिल करें। एंड अगर वो वीडियो मेरी देख भी रहे होंगे तो समझ भी गए होंगे मैं किन के लिए कहना चाह रहा हूँ। ओके, सो ये एक बहुत अच्छी वैकेंसीज है सॉइल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। और मैं एक चीज आपको बता दूं, पहले से कई बार ये होता था स्टूडेंट्स कहते थे कि सर जो अच्छी यूनिवर्सिटीज है, चाहे वो पीएयू है, चाहे जीबीपीयूएटी है या फिर आईएआरआई है, वहीं के स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है। तो आज के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं है, कहीं के स्टूडेंट्स का भी सिलेक्शन हो सकता है। हमें नहीं पता होता कि हमारी लाइफ में हमारी डेस्टिनी क्या है। क्योंकि अगर आप देखेंगे आईआरआई के स्टूडेंट का सिलेक्शन इसरो में भी होता है, आईआरआई के स्टूडेंट का सिलेक्शन एएफओ में भी होता है, और आईआरआई के स्टूडेंट्स का कई बार सिलेक्शन एएफओ के इंटरव्यू या फिर नाबार्ड के इंटरव्यू के बाद नहीं भी होता है। तो कोई लिखा नहीं गया है, नहीं दिया गया है कि आईआरआई से है तो सिलेक्शन होगा ही होगा या फिर जीबीपीटी से है तो सिलेक्शन होगा ही होगा। आप किसी प्राइवेट कॉलेज से भी हैं जो बहुत रिकॉग्नाइज नहीं है, मतलब बहुत रिनोन नहीं है, रिकॉग्नाइज तो होगा ही, वहां से भी पढ़ेंगे तो भी सिलेक्शन आपका होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, अब देखिए अर्बन स्टडीज का है, वाटर रिसोर्सेज का है, ये भी इसमें बीई बीटेक है। वाटर रिसोर्सेज ये भी बीई बीटेक वाला है। तो अगर ओवरऑल देखेंगे तो 6 वैकेंसीज हैं 35 में से, जिसमें बीएससी या फिर एमएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट एलिजिबल है। बीएससी एग्रीकल्चर तो नहीं एलिजिबल है, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जितने भी स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन में है उनको पोस्ट ग्रेजुएशन कैसे करना है बहुत अच्छे से सोचिए। जनरल मत कीजिए कि बस एग्रोनॉमी से कर लेंगे या फिर जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग से कर लेंगे या प्लांट पैथोलॉजी से कर लेंगे। आज के टाइम पे जब अवेयरनेस है ना, तो उस अवेयरनेस का फायदा उठाइए। सिर्फ अवेयरनेस का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जितनी यूट्यूब में 15 तरीके के चैनल्स अगर वीडियोस बना रहे हैं तो हम उनको देख के आईपीएस एएफओ की प्रिपरेशन कर लेंगे। ये तो नॉर्मल सी चीजें है, हर कोई कर लेगा। आप कुछ ऐसा कीजिए कि आगे आपके लिए ना कंपटीशन अपने आप कम हो जाए। आप देखिए अगर किसी का जीआईएस या रिमोट सेंसिंग में, तो उसके लिए कंपटीशन कितना कम है। डेफिनेटली वैकेंसीज भी कम होंगी, बट उसका कुछ बेनिफिट तो मिलेगा ही। यहाँ पे परसेंटेज लिखी है 60-65% आपकी होनी चाहिए। उसके अलावा अगर हम देखेंगे जो यहाँ पे रोल दिया हुआ है, क्या रोल है इसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा नोटिफिकेशन में आपका। इसमें हमारा जो एग्रीबी टेलीग्राम चैनल है वहां पे शेयर कर दूंगा। ओके, इसके साथ साथ यहाँ पे पोस्टिंग का भी दिया है कि कहाँ कहाँ पोस्टिंग हो सकती है। ये सारे सेंटर्स देख लीजिएगा, जितने भी एनआरएससी के सेंटर्स है वहां पे पोस्टिंग हो सकती है। और सैलरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, लेवल 10 की जॉब है।
तो हम कहते हैं ना जो असिस्टेंट प्रोफेसर की ज्वाइनिंग होती है वो भी लेवल 10 पे होती है, और वो भी 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्टार्टिंग में 81,906 की मिनिमम सैलरी बनेगी, उसके अलावा तो अलाउंसेस अलग से रहेंगे ही रहेंगे। तो नो डाउट की सैलरी बहुत अच्छी है, मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी, बट ये एग्जाम है ऐसा कि जिसके लिए अच्छी मेहनत की जा सकती है। कई बार हमें होता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी कब आएगी, कैसा होगा, बट ये वैकेंसी आई है तो अभी इसके लिए आपको पढ़ना है। जो एप्लीकेशन फीस है वो दी गई है यहाँ पे 250 रुपीज और 750 रुपीज एप्लीकेशन फीस है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे जो एग्जाम का पैटर्न है वो आप देखिए, कोड नंबर 6 to 16 जितने भी साइंटिस्ट इंजीनियर वाले हैं उसमें रिटर्न टेस्ट प्लस इंटरव्यू होने वाला है। ओके, दोनों चीज होगा, और इसका वेटेज अभी हम आगे देखेंगे क्या वेटेज रहने वाला है। और जो यहाँ पे टेस्ट है उसमें देखिए 3 पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। और जो पार्ट ए है उसमें ये एमटेक वाले बेस्ड रिक्रूटमेंट है या एमएससी बेस्ड है। तो एमएससी क्योंकि सॉइल साइंस वाला था उसको हम कंसिडर करके यहाँ पे देखते हैं 90 मिनट्स का रहेगा, 80 मार्क्स होंगे, और ये 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। ओके, एमसीक्यू बेस्ड यहाँ पे पेपर क्वेश्चंस रहने वाले हैं, और ये डिसिप्लिन स्पेसिफिक होंगे, जो आपका डिसिप्लिन है उससे स्पेसिफिक होंगे। उसके अलावा जो दूसरा पार्ट है उसमें जनरल एबिलिटी के क्वेश्चंस रहेंगे, ये 30 मिनट्स का होगा, 20 मार्क्स का ये रहेगा, अगेन ये एमसीक्यूज होंगे। ओके, और ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये डिसाइड एनआरसी की करेगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप है, ये एमएससी स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। तो ओवरऑल आप देखेंगे 100 मार्क्स से इसको किया जाएगा, और फिर ओवरऑल जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो 1:5 के रेशियो में होगी इंटरव्यू के लिए। और यहाँ पे इंटरव्यू का वेटेज भी दिया हुआ है कि जो एमएससी बेस्ड रिक्रूटमेंट है, लिखित परीक्षा में इतने तो क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए, इसमें भी क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए, ओवरऑल क्वालिफाइंग मार्क्स 60% होने चाहिए। और ये फाइनल पैनल के लिए आप देख सकते हैं 50% वेटेज शुड बी गिवन फॉर रिटन टेस्ट एंड 50% फॉर द इंटरव्यू मार्क्स। तो 50-50 है। तो अगेन सिलेक्शन के लिए सिर्फ आपकी पढ़ाई ही मतलब काम नहीं आएगी, बट कि आपका इंटरव्यू जो आपकी पर्सनैलिटी है वो कैसी है वो भी आपके लिए मायने रखेगी। तो इसलिए बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर कीजिए। बाकी डिटेल आप इसमें देख सकते हैं। सिलेबस के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दी है उन्होंने, पिछले सिलेबस के बारे में भी कहा है कि उसको रिलीज करेंगे, जो इसरो की दूसरी स्पेस सेंटर वाली नोटिफिकेशन आई थी, तो जैसे ही आएगी हम आपको जरूर बताएंगे। अभी उसके बारे में कुछ बहुत ज्यादा पता नहीं है। ओके, इंपॉर्टेंट डेट ये है कि आज से नोटिफिकेशन, ये एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, 12 फरवरी तक ये रहने वाला है। सो ये आज के लिए है। सो दोस्तों, इसके से थ्रू जो लर्निंग है हमारे लिए सबसे बड़ी वही है कि एमएससी सॉइल साइंस स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो डेफिनेटली आप इसको कीजिए। बट जितने भी स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन में हैं वो ये समझिए कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन किसी अच्छे सब्जेक्ट से होगा तो आप बहुत अलग सबसे दिखेंगे। ओके, और मैं आप हमेशा कहता हूँ कि ग्रेजुएशन के बाद 3 या 4 साल प्रिपरेशन करने, सिर्फ प्रिपरेशन, वो भी आईबीपीएस ईएफ होगी या किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने से अच्छा है कि कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन करिए। अनलेस कि आप यूपीएससी को ही टारगेट ना कर रहे हो, तब तो मैं नहीं कह सकता कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिए, क्योंकि अगर ग्रेजुएशन के बाद या फिर ग्रेजुएशन के साथ आप सोचते हैं यूपीएससी, तो डेफिनेटली आपको टाइम लगेगा, आप उसको टाइम दे भी सकते हैं। बट सिर्फ एएफओ या फिर ग्रेजुएशन बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए इतना ज्यादा मतलब अपने अपने टाइम को देना, और फिर क्योंकि जितना ज्यादा हम टाइम देते हैं ना, चीजें बहुत डिफिकल्ट भी हम बना देते हैं, उतनी चीजें डिफिकल्ट भी नहीं बनानी है, सहज रहना है ना। रामचंद्र जी के जीवन से सीखना है, बहुत सारी सीख हमें उनसे मिलती है कि कैसे सहज रह के बड़ी बड़ी परीक्षाओं को आसानी से पार किया जा सकता है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन। अपना ओपिनियन आप इसमें जरूर दीजिएगा कि आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।